Hello everybody, welcome back to my channel. So today's topic is cloning vectors. The next topic of biotechnology is cloning vectors. Cloning का मतलब क्या होता है? Making multiple copies of the gene of interest or any kind of template DNA. And vector is the organism which we are using to transfer our gene of interest into the host. ठीक है. और वेक्टर्स के एग्जांपल में हमने पढ़ा क्या क्या था? वेक्टर्स के एग्जांपल में हमने सबसे पहले प्लाज्मिड ही पढ़ा था. बट अपार्ट फ्रॉम प्लाज्मिड हमारे पास और भी तरीके हैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस अपने होस्ट में ट्रांसफर करने के लिए और एज अ वेक्टर यूज करने के लिए. तो अनदर एग्जांपल इज बैक्टीरियोफाजेस और एनी काइंड ऑफ रेट्रोवायरसेस और एनी काइंड ऑफ प्लांट वायरसेस. ठीक है. तो बैक्टीरियोफाजेस, रेट्रोवायरसेस, plant viruses, plasmids, these are all the ways or they all can behave as vector to transfer our gene of interest. Now how? What do viruses do? Let's talk about bacteriophages first. तो बैक्टीरियोफाज सबसे पहले करता क्या है? बैक्टीरियोफाज मैंने आपको कल भी बताया था, वो अपना कैप्सूल बाहर छोड़कर जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर सेंड करता है. ठीक है. अब वो बैक्टीरिया के अंदर सेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के इंडिपेंडेंटली अपना रेप्लिकेशन उसके अंदर शो कर सकता है. उसको सिर्फ होस्ट के प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी अपना जेनेटिक मटेरियल वो खुद से रेप्लिकेट कर सकता है और अपने एंजाइम्स जो भी होस्ट के होते हैं पॉलीमरेजेस उसको यूज करके वो अपनी कॉपीज बैक्टीरिया के अंदर वो बना सकता है. ये एडवांटेज होता है बैक्टीरियोफाजिस का. और यही सेम चीज हमने प्लाज्मिड के बारे में भी पढ़ी थी. प्लाज्मिड का भी रेप्लिकेशन जो होता है वो मेन डीएनए के इंडिपेंडेंट होता है. प्लाज्मिड पॉलीमरेजेस अपने यूज करके खुद की कॉपीज रीजनरेट कर सकता है बैक्टीरिया के अंदर विदाउट इंटरप्टिंग द मेन जेनेटिक मशीनरी और मेन जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो बैक्टीरियोफाजेस का एग्जांपल ले सकते हैं. प्लाज्मिड्स, रेट्रोवायरसेस, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस वगैरह, ये सब क्लोनिंग वेक्टर्स में आते हैं. तो एक बार फिर से मैं समराइज कर देती हूँ. जैसे कि ये बैक्टीरियोफेज का कैप्सूल है. ठीक है. इसने ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया. ठीक है. दिस इज द बैक्टीरियाज ओन न्यूक्लियोइड. ठीक है. इसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया में सेंड कर दिया. ठीक है. तो अब ये वाला जो जेनेटिक मटेरियल है इट कैन रेप्लिकेट independently into multiple copies. Just like plasmid भी अपने इजीली रेप्लिकेट कर सकता है. ठीक है. विदाउट द हेल्प ऑफ दिस मेन जीनोम. ठीक है. लेकिन क्लोनिंग वेक्टर्स में हमने इनको क्यों लिया गया है? हम कुछ और भी तो ले सकते थे. इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि बैक्टीरियोफाजेस और प्लाज्मिड सबसे पहले तो अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं. दूसरा, इनका नंबर पर सेल बहुत ज्यादा हाई होता है. कॉपी नंबर पर सेल इज वेरी हाई. मतलब ये क्या कर रहे हैं? एक सेल में अपनी कॉपीज बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं. मतलब ये एक ही बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया के अंदर इसने सिर्फ एक बैक्टीरिया के अंदर इसने अपने जेनेटिक मटेरियल की बहुत ही सारी कॉपीज बना दी. ठीक है. यही काम प्लाज्मिड कर सकता है. प्लाज्मिड अगर रेप्लिकेट होने पे आया तो प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरिया के अंदर अपनी बहुत ही सारी कॉपीज बना सकता है. और मतलब आप सोचो, आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ एक प्लाज्मिड में डाला था. अब वो प्लाज्मिड एक ही बैक्टीरिया के अंदर बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कर रहा है. तो सपोज करो उसने 15 कॉपीज अपनी बना ली. तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कितने ज्यादा अमाउंट में, सिर्फ एक बैक्टीरिया कितने ज्यादा अमाउंट में आपको अपना जीन एक्सप्रेस करके जो भी आपको उससे ऑब्टेन करना है वो कर सकते हो. और फिर यही चीज सोचो, अगर आपने बहुत ही सारे बैक्टीरिया ले लिए और सब में आपने अपना जो प्लाज्मिड है वो डाल दिया तो फिर वो कैसे कितना ज्यादा रेप्लिकेट कर पाएंगे? मतलब आप ऐसे सोचो ना, आपने एक बैक्टीरिया लिया, आपने एक बैक्टीरिया में अपना प्लाज्मिड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जीन ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्म में. वेक्टर की तरह आपने प्लाज्मिड बना के अपने इसमें बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया. अब क्या होगा कि ये प्लाज्मिड अपना रेप्लिकेशन शो करेगा. अब प्लाज्मिड ने अपना रेप्लिकेशन शो किया तो एक ही सेल में बहुत सारे प्लाज्मिड बन गए. बहुत सारे प्लाज्मिड्स बन गए हैं. ठीक है. बहुत ही ज्यादा जीन एक्सप्रेस हो रहा है. बहुत ही सारा प्रोटीन या जो भी आपको इससे एंटीबायोटिक या एंजाइम एक्सट्रैक्ट करना है वो आप बहुत सारा एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो. प्लस
अब ये बैक्टीरिया क्या किया, इस बैक्टीरिया को डिवाइड करना था, तो ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ। जितना ज्यादा ये बैक्टीरिया डिवाइड होता जाएगा उतनी ज्यादा प्लाज्मिड की कॉपी इसके अंदर जाती जाएंगी। पहले एक बैक्टीरिया में 15 प्लाज्मिड थे, अब दो बैक्टीरिया बने तो अब दोनों में 15-15 चले गए, मतलब 30 प्लाज्मिड तो आपको ऐसे ही मिल गए सिर्फ दो बैक्टीरिया के अंदर। तो अब सोचो कि कितना ज्यादा जो है प्रोडक्ट बन सकता है इन सिर्फ इसी चीज से। ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर्स हम लेते हैं इन चीज को इसीलिए क्योंकि सबसे पहले तो अपना आराम से खुद से रेप्लिकेट कर सकते हैं, और अगर बैक्टीरिया ना भी डिवाइड करे तो भी अपने खुद के होस्ट के अंदर अपने खुद की काफी सारी कॉपीज बना सकते हैं टू एक्सप्रेस द प्रोटीन इन लार्ज अमाउंट। दूसरी चीज, कॉपी नंबर पर सेल इज वेरी हाई। यही चीज रेट्रोवायरसेस और प्लांट वायरसेस के साथ होती है। अब आप बोलोगे कि हमने वायरस इंट्रोड्यूस कर दिया तो फिर कैसे करेंगे? ह्यूमंस के अंदर अगर मुझे कोई जीन इंट्रोड्यूस करवाना है तो मैं उसको रेट्रोवायरसेस के फॉर्म में दूंगी, प्लांट के अंदर करवाना है तो मैं उसको प्लांट वायरस के फॉर्म में दूंगी, लेकिन बीइंग अ वायरस इट कैन बी हार्मफुल टू बोथ ऑफ टू प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमंस। तो उस चीज से कैसे बचते हैं? हम क्या करते हैं, ये चीज वैसे आगे आएगी बट मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कोई वायरस है, ठीक है, अब वायरस की वायरुलेंट एक्टिविटी का एक जीन होगा जिसके थ्रू वो अपने वायरुलेंट एक्टिविटी को एक्सप्रेस करवा रहा होगा। मैंने क्या किया, मैंने उसकी वायरुलेंट जीन जो थी उसको उसके जेनेटिक मटेरियल से रिमूव कर दिया, और जो जीन मुझे डिलीवर करना है अपने होस्ट के अंदर वो वाला जीन मैंने उसकी जगह पर डाल दिया। अब मेरा वायरस क्या क्या बचा, मेरे वायरस के पास खुद की वायरुलेंट एक्टिविटी तो बची ही नहीं। अब वो क्या काम कर रहा है, अब वो सिर्फ वही जीन कैरी कर रहा है जो मैं चाहती हूँ कि होस्ट के अंदर जाए, और मैंने वायरस को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब वायरस ने अपना जेनेटिक मटेरियल भेजा, लेकिन जो डिवाइड हुआ वो क्या हुआ, वो डिवाइड तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही हुआ ना, वायरुलेंट एक्टिविटी तो शो ही नहीं हुई होस्ट के अंदर, तो वो होस्ट के लिए हार्मफुल भी नहीं था। मुझे अपना जीन होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना था, मैंने वायरस के थ्रू अपना जीन जो था वो होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया विदाउट इन्फेक्टिंग द होस्ट विद द वायरुलेंट एक्टिविटीज। तो ऐसे ही बैक्टीरियोफाजेस, रेट्रोवायरसेस और प्लांट वायरसेस जो है वो अपने जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके एप्लीकेशंस हैं, उसमें हम काफी कुछ पढ़ने वाले हैं इन वायरसेस के थ्रू जो जीन अपना ट्रांसफर होता है वो कैसे करते हैं। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है कि प्लाज्मिड्स का कॉपी नंबर 2 से 3 भी हो सकता है पर सेल, या फिर 15 से 100 कॉपीज पर सेल भी जो प्लाज्मिड्स हैं वो कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, बट वायरसेस बीइंग वायरसेस उसकी कॉपी मशीनरी जो है बहुत ज़्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट होती है। एक्यूरेट तो नहीं बोलूंगी, फास्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो अपने उसका कॉपी नंबर प्लाज्मिड से भी ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बैक्टीरियोफाजेज और वायरसेस का जो एडवांटेज है प्लाज्मिड के ऊपर वो एक और है, वो ये है कि आप इन वायरसेस के अंदर बहुत ही बड़ा लार्ज सेगमेंट भी जो है वो इंसर्ट करा सकते हो। देखो प्लाज्मिड का साइज होगा लिमिटेड, ठीक है, प्लाज्मिड का साइज लिमिटेड होगा तो आप कुछ ही किलो बेस पेयर्स का जो है अपना सीक्वेंस जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन वायरसेस के पास तो खुद का पूरा जेनेटिक मटेरियल है। आप उनके जेनेटिक मटेरियल में से कितना भी सेगमेंट उड़ा के आप कितना भी मतलब बड़ा जो आपको जीन है, जैसे कि कोई जीन है उसका सीक्वेंस काफी बड़ा है, अब वो मैं प्लाज्मिड के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रही हूँ, तो फिर मैं बैक्टीरियोफाजेस, प्लांट वायरसेस या फिर एनिमल वायरसेस की तरफ जाऊंगी। उनके सेगमेंट में आप काफी बड़ा लेंथ और डीएनए सेगमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो, और वो उतने ही स्पीड से उसको रेप्लिकेट कराएंगे और उतना ही कॉपी नंबर पर सेल वो उनका रखेंगे, ताकि आपका जो बड़े से बड़ा सेगमेंट है वो भी रेप्लिकेट हो सके और वो भी एक्सप्रेस हो सके होस्ट के अंदर। तो वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक होती क्या क्या है ये चीजें तो आगे पढ़ेंगी। बाकी एक चीज मेन जो होनी ही चाहिए दैट इज कॉपी नंबर पर सेल शुड बी हाई, मतलब एक ही सेल में उसका कॉपी नंबर काफी ज्यादा होना चाहिए। जैसे एक ही बैक्टीरिया में मैंने वेक्टर डाला तो वो वेक्टर उस एक बैक्टीरिया में अपनी खुद की सेवरल कॉपीज बना पाए, 15 से 100 कॉपीज सिर्फ एक सेल में। ठीक है, तो इट इज अ ह्यूज अमाउंट, और जब बैक्टीरिया डिवाइड करने पे आएगा तो सोचो फिर कितना ज्यादा, 15 कर करके हर बैक्टीरिया में जब पहुंचेंगे, प्लस वो प्लाज्मिड फिर डिवाइड करेगा अपने लिए, तो वो कितनी ज्यादा कॉपीज बना पाएगा आपके प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाने के लिए। तो प्रेजेंट डे वेक्टर्स का भी यही होता है कि ये एक तो आपके होस्ट के जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इजीली अकोमोडेट कर सके अपने अंदर, और आप रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सके, ये भी प्लाज्मिड का एक कैरेक्टर होता है। मतलब कि जिन्होंने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इनहेरिट किया है वो ऑर्गेनिजम्स, और जिन्होंने आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट इनहेरिट नहीं किया है वो ऑर्गेनिजम्स, उनको भी सेपरेट करने का जो एक मेथड होता है वो भी हम प्लाज्मिड के थ्रू ही पढ़ते हैं। तो ये एक प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए, एंड
डिस्टिंग्विशमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, ये क्लोनिंग वेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले तो कॉपी नंबर पर सेल शुड बी हाई। ठीक है, फॉरेन डीएनए को अपने अंदर इजीली लिंक कर सके, अपने अंदर इजीली अकोमोडेट कर सके। प्लाज्मिड बैक्टीरियोफाज जो भी है उसके अंदर फॉरेन डीएनए जो है वो इजीली लिंक हो जाना चाहिए। और दूसरा, रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स में अलग से पहचान हो जानी चाहिए। वो प्लाज्मिड के पास कैरेक्टर्स होते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके थ्रू आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस बैक्टीरिया ने आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो लिया है और किसने नहीं लिया है। सो मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी पढ़ा होगा, जहाँ से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, सपोज ये प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड के पूरे जीन्स इसमें लोकेटेड हैं, लेकिन प्लाज्मिड के पास एक साइट होगी, स्पेसिफिक साइट, जो होगी ओराई। मतलब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी, रेप्लिकेशन इधर से स्टार्ट हो जाएगी। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज द साइट फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैन स्टार्ट। ऐसे डीएनए रेप्लिकेशन हर कहीं से भी तो रैंडमली स्टार्ट नहीं हो सकती ना, वो ओराई पे जो है वहीं से स्टार्ट होती है। और ओराई के पास एक रिकॉग्निशन, मतलब उसका ओराई का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जहाँ पर आकर एंजाइम जो है वो अटैच होते हैं और फिर वहां से पॉलीमरेज की एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब अगर मुझे अपना कोई भी फॉरेन डीएनए मल्टीप्लाई करवाना है वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर, तो मुझे मैं उसको कहीं भी ऐसे रैंडमली नहीं अटैच कर सकती। ठीक है, सबसे पहले तो क्यों, क्योंकि उसका एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा, जहां से मैंने फॉरेन डीएनए को कट किया होगा उसी जगह से मैं प्लाज्मिड को कट करूंगी ताकि उनके स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, और फिर वहीं पे मैं अपना जो है प्लाज्मिड फॉरेन डीएनए जो है वो डालूंगी। और दूसरी चीज, ओराई से बहुत ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, ओराई से जस्ट क्लोज ही होना चाहिए। जो जीन है मेरा, जो फॉरेन डीएनए में लिंक करवा रही हूँ, इट शुड बी क्लोजर टू दी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, सो दैट इट्स ओरिजिन, सो दैट इट्स रेप्लिकेशन बिकम्स इजी। ठीक है, ओराई के जस्ट क्लोज, थोड़ा सा पास में ही हम उसको लगा देंगे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओराई पे ही आपने जीन अपना जो है वो लगा दिया। अगर आप सोचो, अब खुद सोचो, अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे ही आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दोगे तो क्या फिर वो रेप्लिकेट हो पाएगा? आप सोचोगे कि ओराई पे तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, तो अगर मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट ओराई पे ही लगा दूं तो तब तो बहुत अच्छे से रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो थोड़ा सोचो, ऐसा नहीं हो पाएगा। कैसे हो जाएगा ऐसा? आप ओराई को हटा के वहां पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दे रहे हो। ओराई को आपने हटा दिया, ओराई का सीक्वेंस आपने हटा दिया। अब जिस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके एंजाइम्स बाइंड कर रहे थे रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने के लिए, क्या वो सीक्वेंस उन्हें मिलेगा वहां पर? वो सीक्वेंस उन्हें मिलेगा ही नहीं। और अगर वो सीक्वेंस उन्हें वहां पर नहीं मिलेगा तो क्या रेप्लिकेशन हो पाएगा? नहीं, रेप्लिकेशन फिर नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो जीन है, फॉरेन जीन है, उसको आप ओराई के क्लोज लगाओगे बट ओराई पे नहीं लगाओगे। ठीक है, सो जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको जेओआई कर रही हूँ। जेओआई शुड बी लिंक्ड क्लोजर टू ओराई। ओराई के क्लोज होना चाहिए जिससे कि उसका रेप्लिकेशन इजी बन सके। एंड वन मोर थिंग, ओराई इज ऑल्सो द साइट विच कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द जीनोम। Ori also controls the copy number of genome. मतलब अगर मुझे अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट की बहुत सारी कॉपीज बनवानी है तो मुझे उसको एक ऐसे वेक्टर में डालना पड़ेगा जिसका ओराई बहुत ज्यादा कॉपी नंबर्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, लाइक प्लाज्मिड, वो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, बैक्टीरियोफाज के डीएनए में भी ओराई होगा। ठीक है, अब उसके ओराई का जो कॉपी नंबर पर सेल है वो बहुत ज्यादा हाई है। तो मैं अब
अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को वहां पर लिंक करा दूंगी उसके ओराई के पास, ताकि मेरे जो मल्टीप्लीकेशन हो वो ज्यादा अमाउंट में हो और मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल सके, और जो उसके बाद इवेंचुअली जो मुझे उससे प्रोडक्ट चाहिए वो बहुत ज्यादा मुझे मिल सके। तो ये चीजें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि इट इज द साइट फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन कैन स्टार्ट, एंड you should link your foreign DNA just close to the ओराई, नॉट ऑन द ओराई, ओराई के ऊपर लिंक नहीं करवाना है। थर्ड पॉइंट, ओराई is also the site which controls the copy number of cells, so the foreign DNA should be cloned in a vector whose origin of replication site supports high copy number। ये भी लाइन लिख सकते हैं, GOI should be cloned in a vector whose ORI supports high copy number per cell। ठीक है, अब वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं प्लाज्मिड को लेके डील करूंगी, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में प्लाज्मिड्स को लेके सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्सप्लेन करे गए हैं। तो प्लाज्मिड का पहला कैरेक्टर क्या होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, उसका कॉपी नंबर हाई होना चाहिए और उसके क्लोजर हमको अपना डीएनए फॉरेन डीएनए जो है वो लिंक करना चाहिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स। वेक्टर्स इज सेलेक्टेबल मार्कर। अब सेलेक्टेबल मार्कर के नाम से पता चल रहा होगा कि इट इज गोइंग टू हेल्प टू सेलेक्ट समथिंग। ठीक है, इट इज अ साइट थ्रू विच यू कैन सेलेक्ट समथिंग। ठीक है, अब वो समथिंग क्या होता है वो देखते हैं। देखो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने अपना जो जीन है वो वेक्टर को दिया, लेकिन समहाउ वेक्टर ने वो जीन लिया नहीं। कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, वेक्टर ने वो जीन लिया ही नहीं, या फिर मैंने वेक्टर बना के होस्ट के अंदर डाल दिया, लेकिन होस्ट ने वो वेक्टर एक्सेप्ट नहीं किया। अब ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी, मैं हर बार माइक्रोस्कोप लगा लगा के तो देखूंगी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए प्लाज्मिड के पास एक सेलेक्टेबल मार्कर साइट और होती है। व्हाट इट इज गोइंग टू डू, इट इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश द ट्रांसफॉर्मेंट्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ठीक है, and it is going to ensure the growth of transformants and that from the non transformants। ठीक है, selectable marker first of all, सबसे पहले अगेन फिर से बता रही हूँ, selectable marker is going to differentiate the transformants from the non transformants। अब यहाँ पर दो टर्म्स आते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। दोनों में बहुत अंतर है, उसको सेम चीज से कंफ्यूज नहीं करना है। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, टू और मोर थिंग्स, दैट इज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, कैसे, मैंने प्लाज्मिड लिया, ये मेरा प्लाज्मिड था और ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। ठीक है, मैंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से दोनों को कट करके ज्वाइन करवा दिया। ठीक है, ये प्लाज्मिड में मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट है। इसमें ये इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लाज्मिड एंड माय फॉरेन डीएनए, सो दिस इज रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, दिस इज द रिकॉम्बिनेंट वन। लेकिन अगर मैं ट्रांसफॉर्मेंट की बात करूं तो ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट इज द सेल और इट इज द होस्ट विच हैज टेकन अप दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट को आप सेम टर्म में यूज नहीं कर सकते हो। रिकॉम्बिनेंट मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स, मीन्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्लाज्मिड एंड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट। बट व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, transformant is the one which has taken up the recombinant DNA and is also expressing it। तो पहला डिफरेंस तो यही क्लियर हो जाना चाहिए, आगे चैप्टर में बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रिकॉम्बिनेंट अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ट्रांसफॉर्मेंट इज द सेल दैट हैज टेकन अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट, द सेल
या फिर होस्ट which has taken up the recombinant DNA। RDNA को recombinant DNA से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आरडीएनए से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बोल दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेंट होते हैं। अब प्लाज्मिड के पास कुछ ऐसी साइट्स होती हैं, बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइट्स होती हैं, जिनके ऊपर प्लेटिंग करके आप होस्ट को ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सेलेक्टेबल मार्कर द साइट्स which distinguish transformants from non-transformants। अभी ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? Transformation is the procedure through which you are introducing your DNA into the host bacteria। The procedure through which we introduce DNA into host bacterium, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेप्स होते हैं, वो हम चीजें आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया को देते हैं, फिर वो बैक्टीरिया ने आपका जो डीएनए है वो एक्सेप्ट किया है या नहीं, वो बताता है ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, ठीक है। अगर उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया तब तो वो ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन अगर उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया ही नहीं तो फिर वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अब सेलेक्टेबल मार्कर की साइट्स क्या क्या होती हैं? प्लाज्मिड के पास कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की साइट्स होती हैं, वो फंक्शन करती हैं एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन, कानामाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सारे साइट्स प्लाज्मिड के पास होती हैं, जो कि एज अ सेलेक्टेबल मार्कर हमारा काम करती हैं। तो एग्जाम्पल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट्स, टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन एक्सेट्रा। ये अभी आई थिंक क्लियर नहीं होगा इतने अच्छे से, तो आगे क्लोनिंग साइट्स में जब जाएंगे तब इन चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी भी रफली एक चीज़ बता देती हूँ मैं आपको कैसे, जैसे कि ये प्लाज्मिड है, इट इज गोइंग टू वर्क एज अ वेक्टर। प्लाज्मिड के पास जो ये वाला जीन है, ये इंश्योर करता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है। ये वाला जीन जो है ये इंश्योर कर रहा है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने आपको बताया था ई कोलाई के पास खुद का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता है, उसको मैंने सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम से लेके दिया था, ठीक है। तो ई कोलाई के पास अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। ई कोलाई डज नॉट हैव एनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ऑफ इट्स ओन, उसके पास कोई भी एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। तो अब इसको ड्रॉ करते हैं, वैसे समझाती हूँ विजुअलाइज करके, ठीक है। ये मेरा वो है ई कोलाई, ये इसका न्यूक्लियोइड है खुद का। अभी इसके पास कोई भी वो नहीं है अपना खुद का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मैंने क्या करा, मुझे ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करना था ई कोलाई के अंदर, तो मैंने प्लाज्मिड ले लिया, ठीक है। ये मेरा प्लाज्मिड है ओरिजिनल, ये प्लाज्मिड है एज अ वेक्टर, ये काम करेगा। दिस इज द वेक्टर टू विच आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट टू बैक्टीरिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट था ना, वो मैंने इसको दे अपने प्लाज्मिड में इंट्रोड्यूस करवा दिया। सपोज करो मैंने प्लाज्मिड से जो है ये वाली साइड कट कर दी, ठीक है, ये कट कर दी, और मैं अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट चाह रही थी कोई प्रोटीन बनाने के लिए, सपोज मुझे कोई इससे प्रोड्यूस करवाना था, कोई एंजाइम प्रोड्यूस करवाना था मुझे इस बैक्टीरिया से,
ठीक है, क्योंकि इसका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा था और इस वेक्टर का भी कॉपी नंबर बहुत ज्यादा है। तो मैंने ना अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे इस वाली साइड पर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, ये मेरा जीओआई है, दैट इज जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ये वाला वेक्टर इसमें डाल दिया। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर इसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है तो अब ये क्या बन गया है, ये ट्रांसफॉर्मेंट है या रिकॉम्बिनेंट है? दिस इज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नाउ। अब ये आर डीएनए है और ये आर डीएनए मैं बैक्टीरिया में दूंगी अब। ठीक है, दिस होल थिंग इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन दिस बैक्टीरिया। ये वाला प्लाज्मिड यहाँ पे पहुंच गया है। अब बैक्टीरिया ने ये वाला प्लाज्मिड ले लिया, तो बैक्टीरिया क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? बैक्टीरिया ने ये आर डीएनए जो है अपने अंदर ले लिया है, तो नाउ बैक्टीरिया इज टू बी कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। अब देखो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो मेरा बैक्टीरिया है उसने ले लिया या नहीं ले लिया जीन ऑफ इंटरेस्ट, कैसे पता चलेगा? देखो, क्योंकि अब बैक्टीरिया के पास ये वाला आरडीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और इस आरडीएनए मॉलिक्यूल में टेट्रासाइक्लिन का भी रेजिस्टेंस है और एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंस है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले बैक्टीरिया को ना टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग पे डाल दूंगी। सपोज मैंने टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग कराई, बैक्टीरिया को इसमें डाल दिया टेट्रासाइक्लिन की पूरी शीट पे। अब टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कैसे होगी? हो सकती है ना कि नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि अब बैक्टीरिया के पास टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस है। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ, जैसे कि ये वाली प्लेट है, इस वाली प्लेट पे टेट्रासाइक्लिन डाल दिया। ठीक है, और मैंने इस पे अपना ये वाला जो बैक्टीरिया है ये भी प्लेट कर दिया। ठीक है, इसके पास से प्लाज्मिड भी था। अब देखो, ये टेट्रासाइक्लिन पे मैंने बैक्टीरिया जब अपना डाल दिया है, तो इसको क्या करना चाहिए था, ये मर जाना चाहिए था ना, क्योंकि इसके पास खुद का रेजिस्टेंस तो था ही नहीं। अगर मैं बैक्टीरिया को पहले टेट्रासाइक्लिन पे डाल देती बिना या आरडीएनए दिए, तब तो ये मर जाता, क्योंकि इसके पास रेजिस्टेंस तो था ही नहीं किसी चीज का। लेकिन अब इसके पास ये वाला प्लाज्मिड आ गया है और इस वाले प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस है। तो अब क्या होगा, ये वाला बैक्टीरिया जो है ना ये बच जाएगा। ठीक है, और सपोज करो मैंने एक और बैक्टीरिया लिया था और मैंने किसी एक और बैक्टीरिया में ये डालने की कोशिश करी थी। ठीक है, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया ने क्या किया, ये ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गया इस वाले बैक्टीरिया का। इस वाले बैक्टीरिया के अंदर जो है ये आरडीएनए में इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाई, तो ये क्या हुआ, अब ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है अभी। ठीक है, क्योंकि इस वाले ने तो ये ले लिया आरडीएनए, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया आरडीएनए को ले नहीं पाया, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब मैंने ये वाला बैक्टीरिया भी इसमें डाल दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता ना अभी कौन क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है, तो मैंने ये वाला बैक्टीरिया भी डाल दिया इसके अंदर। ठीक है, इसको भी लेके चलो इधर, इसमें डाल दो टेट्रासाइक्लिन की प्लेटिंग में। अब मैंने कुछ टाइम बाद आई तो मैंने नोटिस किया कि एक बैक्टीरिया तो जिंदा था और एक बैक्टीरिया जो था वो मर गया था, क्योंकि इस वाले बैक्टीरिया के पास तो खुद का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस था ही नहीं। तो इसको मैंने टेट्रासाइक्लिन पे डाला, इसके पास कोई जीन ही नहीं था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, तो ये वाला तो मर गया। लेकिन इसके पास जीन आ गया तो ये तो बच गया। तो अब मैं डिफ्रेंशिएट कर पाई ना ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में से, कि मेरा ट्रांसफॉर्मेंट कौन है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन है। ठीक है, तो ये काम सेलेक्टेबल मार्कर का होता है। लेकिन अब ये तो टेट्रासाइक्लिन का एग्जांपल, सेम चीज अगर मैं एम्पिसिलिन के साथ करती तो एम्पिसिलिन वाला भी जो है उसमें भी डिफ्रेंशिएट कर लेते। आप इस वाले को चाहे एम्पिसिलिन पे डाल दो, अभी भी इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस तो है, तो ये एम्पिसिलिन का भी रेजिस्टेंस शो करेगा। ठीक है, लेकिन इस वाले के पास अभी भी कुछ नहीं है, तो ये एम्पिसिलिन में ही मर जाएगा। ठीक है, इसकी जिंदगी हर तरीके से खराब है। ठीक है, तो ये इजीली नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में डिफ्रेंशिएट कौन करवा रहा है, सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में अभी तो इतना ही पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज क्लोनिंग साइट्स।